Hello dear student, welcome to Vigyan World. My name is Anil sir and today we will discuss about class 9th chapter 10th physics chapter 10 gravitational. ठीक है, तो मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि इसके पहले हम लोग बाकी के जो प्रीवियस चैप्टर हैं मोशन एंड फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन उसे हम पूरा डिस्कस कर चुके हैं और उसके बेस पे जो भी ब्लूप्रिंट क्वेश्चंस हैं, एक्सरसाइज के जो क्वेश्चंस हैं, न्यूमेरिकल्स जो हैं, वो सारे सॉल्यूशन मैं अपलोड कर चुका हूँ। तो इस चैप्टर में कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं जो प्रीवियस चैप्टर से रिलेटेड हैं, तो उनके कॉन्सेप्ट जो हैं वो क्लियर करना बहुत ज़रूरी है। तो अगर अब तक आपने उस कॉन्सेप्ट को क्लियर नहीं करा है तो मेरे प्रीवियस वीडियो को आप देख के उस कॉन्सेप्ट को क्लियर कर सकते हैं, उसके बाद इस वीडियो पे आइए। अगर आप इस वीडियो को देखने के बाद वो वीडियो देखते हैं तो भी आपके कॉन्सेप्ट जो हैं वो इजीली क्लियर हो जाएंगे। ओके, तो ग्रेविटेशनल चैप्टर में हम लोग कुछ पॉइंट्स देखने वाले हैं। न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, बियॉन्ड फोर्स, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ऐसे बहुत सारे पॉइंट्स हैं जो हम करने वाले हैं। ठीक है, तो न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में वेट आ जाएगा, मास आ जाएगा, ऐसे छोटे छोटे टॉपिक उसमें बहुत सारे हैं जो हम कवर करने वाले। बॉयंट फोर्स में थ्रस्ट, प्रेशर, आर्किमिडीज लॉ, डेंसिटी, रिलेटिव डेंसिटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी वाले टॉपिक में आपको एक्सेलरेशन देखने को मिलेगा, कैसे फाइंड करना है, फिर उसकी वैल्यू कैसे फाइंड करनी है, और फ्री फॉल कराएंगे तब उसकी वैल्यू कितनी लेनी है। देन किसी ऑब्जेक्ट के अर्थ पे और मून पे वेट का रिलेशन भी फाइंड करना है। तो ये बहुत सारे छोटे छोटे टॉपिक्स हैं जो इस चैप्टर में हमको कवर करने हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को। तो सबसे पहला हमारा जो टॉपिक है वो है ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन द अर्थ। ठीक है, देखिए, तो यहाँ पे देखिए, जब किसी ऑब्जेक्ट को या फिर स्टोन ले लेते हैं, किसी स्टोन को किसी पर्टिकुलर हाइट से फ्री फॉल कराया जाता है। सपोज ये एक बिल्डिंग है, ठीक है, ये एक बिल्डिंग है, यहाँ पे ऊपर एक पर्सन खड़ा हुआ है जो इस स्टोन को फ्री फॉल करा रहा है। फ्री फॉल करा रहा है दैट मीन्स वो कोई फोर्स अप्लाई नहीं कर रहा है, यहाँ से वो स्टोन को रिलीज कर देता है। ओके, अपने हाथों से छोड़ देता है। ठीक है, तो ये जो नोटिस क्या करता है, ये जो ऑब्जेक्ट है या फिर स्टोन है वो एक्सेलरेट करता हुआ अर्थ की तरफ जाता है। ठीक है, अर्थ की तरफ अपने आप एक्सेलरेट करता हुआ जाता है। ठीक है, इट्स मीन कि ऑब्जेक्ट के ऊपर अर्थ जो है वो कोई फोर्स एक्ट करवा रहा है। ठीक है, अर्थ जो है उस ऑब्जेक्ट पे कोई फोर्स अट्रैक्शन वाला फोर्स एक्ट करवा रहा है, तभी ये ऑब्जेक्ट अर्थ की तरफ अट्रैक्ट हो रहा है या फिर अर्थ की तरफ जा रहा है, एक्सेलरेट हो रहा है। ठीक है, तो ये जो ऑब्जेक्ट अर्थ की तरफ अट्रैक्ट हो रहा है, ये जिस फोर्स के कारण हो रहा है उस फोर्स को ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं। ठीक है, ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ कहते हैं। यहाँ पर एक बात ध्यान देने जैसी है कि सिर्फ अर्थ ही इस ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट नहीं कर रहा है, ये ऑब्जेक्ट भी अर्थ को अट्रैक्ट करता है अपनी तरफ। ठीक है, ये ऑब्जेक्ट भी अर्थ को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। बस डिफरेंस ये है कि अर्थ का जो मास होता है वो बहुत ज़्यादा होता है कंपेयर टू दिस ऑब्जेक्ट। इस वजह से इसका अट्रैक्शन फोर्स नेग्लिजिबल हो जाता है और अर्थ का अट्रैक्शन फोर्स हमें देखने को मिलता है। ठीक है, तो न्यूटन्स का जो यूनिवर्सल लॉ है ग्रेविटेशन का वो देखते हैं। सपोज यहाँ पे आपके पास दो ऑब्जेक्ट है। ओके, फर्स्ट वाले ऑब्जेक्ट का मास है m1, सेकेंड वाले ऑब्जेक्ट का मास है m2। दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है उसे d से हमने डिनोट किया। ओके, अब अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ एवरी मास इन द यूनिवर्स अट्रैक्ट एवरी अदर मास विथ ए फोर्स। ठीक है, न्यूटन के अकॉर्डिंग यूनिवर्स में जितने भी मास हैं, कोई भी ऑब्जेक्ट का मास होता है, ठीक है, तो वो कोई भी ऑब्जेक्ट जब मास कंटेन करता ही है तो कोई भी ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट पे एक फोर्स अप्लाई करता है।
एक्ट करवाता है, और वो फोर्स अट्रैक्शन वाला होता है, ठीक है। अट्रैक्ट एवरी अदर मास विथ ए फोर्स विच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ टू मासेस। और वो जो फोर्स होता है इन दोनों मासेस के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। इसका क्या मतलब है, उन दोनों का मास जो भी है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। अब मास देखिए F इक्वल टू क्या हो जाएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, तो ये प्रोपोर्शनल का सिंबल है, ओके, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया। अब दोनों के मास का प्रोडक्ट, तो ये m1 इंटू m2, ये क्या हो गया, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल फोर्स। दोनों के मास का प्रोडक्ट जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है फोर्स के। देन क्या बोलता है, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। उनका जो उनके बीच का जो डिस्टेंस है d, वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है फोर्स के, ठीक है। तो मैं क्या ऐसे लिख सकता हूँ, F प्रोपोर्शनल 1/d², ओके। ये स्क्वायर जो है उसका वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गया, इसलिए 1 के डिवाइड में लिखा है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे आपको एग्जाम्पल दिया है, बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया है, तो देखते हैं हम क्या एग्जाम्पल दिया है। Let mass m1 and m2 of two objects are distance apart, then force of the attraction between them F proportional m1 into m2, ठीक है, जैसा कि मैंने बताया आपको यहाँ पे वैसा ही गिवन है। एंड F proportional 1/d²। अब इन दोनों प्रोपोर्शनल वाले वैल्यू को हम कंबाइन करेंगे, ठीक है। कंबाइन करने से क्या होगा, देखो ये जो m1 और m2 थे मल्टीप्लाई में वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, और d² जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। दोनों को मैं कंबाइन करके इस टाइप से लिख सकता हूँ, ठीक है, F प्रोपोर्शनल m1 इंटू m2 डिवाइड बाई d²। अब यहाँ पे प्रोपोर्शनली हटाने के लिए हमें कोई कांस्टेंट वैल्यू पुट करनी पड़ती है। प्रोपोर्शनलिटी हटा के इक्वल टू रखने के लिए हमें कोई कांस्टेंट वैल्यू पुट करनी पड़ती है। तो यहाँ पे देखिए प्रोपोर्शनली हटा के F इक्वल टू, प्रोपोर्शनल को हटा के हमने इक्वल टू कर दिया, और उसके प्लेस पे क्या रखा, प्रोपोर्शनल के प्लेस पे G क्या है, कांस्टेंट है, और बाकी की जो वैल्यू है m1 इंटू m2 डिवाइड बाई d², ये वैल्यू वैसे की वैसे ही रखेंगे, इसमें कोई छेड़छाड़ नहीं करेंगे। यहाँ पे वेर G इज कांस्टेंट एंड इज नोन एज ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। G जो है वो एक कांस्टेंट है, और उसको किस नाम से जानते हैं, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ये याद रखना आपको, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट बोलते हैं G को, ओके। और G की वैल्यू भी आपको याद रखनी है। उसकी वैल्यू जो है ये बहुत ही कॉमन वैल्यू है, आपको बार बार न्यूमेरिकल्स में इसकी वैल्यू हम यूज़ करेंगे तो आपको लर्न हो जाएगी, ओके। तो G की वैल्यू कितनी है, 6.67 इंटू 10⁻⁻11, 6.67 इंटू 10⁻⁻11, ये चीज़ याद रखनी है। और उसका यूनिट है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg²। ये यूनिट भी आपको याद रखनी, कभी कभी MCQ में ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का यूनिट क्या है बताइए, या फिर 1 मार्क क्वेश्चन में आपको फाइंड करने के लिए भी ये पूछ लिया जाता है कि ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का यूनिट फाइंड करिए। तो कैसे फाइंड करेंगे बच्चा लोग, तो देखिए बहुत ही सिंपल है, मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ से हमें फोर्स का फॉर्मूला मिल गया, तो हमें क्या फाइंड करना है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का यूनिट फाइंड करना है। तो मैं ग्रेविटेशनल कांस्टेंट को सब्जेक्ट बनाता हूँ, तो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट को हम वहीं पे रखेंगे, इक्वल टू ग्रेविटेशनल के इक्वल टू क्या है, F फोर्स लिख दिया, ठीक है, इनटू यहाँ पे डिवाइड में d² है, इक्वल टू के उस साइड जाएगा तो इनटू में जाएगा F के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। क्यों, क्योंकि इक्वल टू के इस तरफ वो डिवाइड में था। अब इस तरफ डिवाइड में क्या जाएगा, यहाँ पे देखिए G के साथ में m1 और m2 मल्टीप्लाई में है, इक्वल टू के उस तरफ जाएंगे तो F के डिवाइड में चले जाएंगे, तो ये F के डिवाइड में चले आया m1 और मल्टीप्लाई m2, ठीक है। देखिए इसका हम यूनिट कैसे फाइंड करेंगे, तो G का यूनिट जो होगा वो क्या बन जाएगा, यूनिट F का यूनिट क्या होता है, न्यूटन, F मीन्स फोर्स का यूनिट क्या होता है, न्यूटन होता है। D यानी डिस्टेंस बिटवीन टू ऑब्जेक्ट,
और डिस्टेंस का यूनिट जो एसआई होता है वो क्या होता है, एसआई यूनिट मीटर स्क्वायर डिवाइड बाय m1 और m2 क्या है भाई, m1 और m2 मास है, और मास का यूनिट क्या होता है, kg, और दोनों मल्टीप्लाई में है तो उनका स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर सेम आया यूनिट। तो इस प्रकार से हम यूनिट फाइंड करेंगे जो आपको एग्जाम में कभी कभी पूछ लिया जाता है। तो देखिए बहुत ही सिंपल था ये टॉपिक। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो देखिए अगला टॉपिक जो है हमारा क्या है, रिलेशन बिटवीन न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन एंड न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। प्रीवियस चैप्टर में हम न्यूटन्स के 3 लॉ पढ़ चुके हैं। ओके, तो न्यूटन्स के थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग एवरी एक्शन हैज़ इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। ठीक है, तो हमने ये टॉपिक जो है प्रीवियस चैप्टर में कवर किया था न्यूटन्स के थर्ड लॉ का। तो एवरी ऑब्जेक्ट एक्सर्ट इक्वल एंड अपोजिट फोर्स ऑन अदर ऑब्जेक्ट बट इन अपोजिट डायरेक्शन। ये उसी का मतलब है, एवरी एक्शन हैज़ इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। और यहाँ पे हमने न्यूटन्स के ग्रेविटेशनल लॉ के अकॉर्डिंग स्टेटमेंट क्या फाइंड किया, एवरी मास इन द यूनिवर्स अट्रैक्ट द एवरी अदर मास। ओके, जो यूनिवर्स में जितने भी मास हैं वो यूनिवर्स के दूसरे मास को अट्रैक्ट करते हैं। और फर्स्ट वाले में देखा कि एवरी एक्शन हैज़ ए इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। जो भी एक्शन होता है वो इक्वल होता है, दोनों एक्शन और रिएक्शन जो है इक्वल होता है और अपोजिट होता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो फ्री फॉलिंग का केस था स्टोन का अर्थ पे, तो हमने क्या देखा, अर्थ जो है वो स्टोन को अट्रैक्ट करता है अपनी तरफ। ठीक है, तो यहाँ पे अगर न्यूटन के थर्ड लॉ का हम यूज़ करें, न्यूटन के थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग जो स्टोन है वो भी अर्थ को अट्रैक्ट करना चाहिए। ठीक है, और यहाँ पे अट्रैक्ट करता है, एग्जैक्टली ये रियल है। अर्थ जिस प्रकार से स्टोन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है उसी तरीके से स्टोन भी अर्थ को अट्रैक्ट करता है अपनी तरफ। बट यहाँ पे इशू क्या आता है, जो फोर्स है उनका वो भी सेम रहता है, F इक्वल टू एम ए। ठीक है, उनका जो फोर्स होता है वो भी सेम होता है, बट यहाँ पे इशू आता है मास का। अर्थ का मास जो है बहुत ही हाई होता है और स्टोन का मास जो बहुत लेस होता है। ठीक है, इस वजह से उसका जो एक्सेलरेशन है, उस एक्सेलरेशन की जो वेलोसिटी है वो 9.8 है। ठीक है, वेलोसिटी में जो एक्सेलरेशन है वो 9.8 मीटर पर सेकंड है, किसका, अर्थ के लिए। स्टोन इस वेलोसिटी एक्सेलरेशन से अर्थ की तरफ अट्रैक्ट होता है, बट अर्थ का जो एक्सेलरेशन होगा स्टोन की तरफ वो बहुत ही लेस होगा, 1.65 इंटू 10⁻⁻24 -24। दैट मीन्स 1.65 को आप 10⁻24 से डिवाइड करोगे तब वो वैल्यू हमको मिलेगी। इतना लेस एक्सेलरेशन होता है, तो ये एक नेग्लिजिबल के बराबर है। इस वजह से वो हमें फील ही नहीं होता है। ठीक है, बट यहाँ पे अट्रैक्शन फोर्स जो है वो दोनों तरफ से लगते हैं, स्टोन का अर्थ पे और अर्थ का स्टोन पे। ठीक है, ये फैक्ट है। अब कुछ पॉइंट जो है इंपॉर्टेंस ऑफ यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो देखिए इसमें 4 पॉइंट है। द फोर्स दैट बाइंड अस टू द अर्थ। ठीक है, इसका इंपॉर्टेंट क्या है ग्रेविटेशन का, ऐसा फोर्स जो अर्थ से हमको बांध के रखता है, बाइंड करके रखता है। द मोशन ऑफ मून अराउंड द अर्थ, द मोशन ऑफ अर्थ अराउंड द सन, द टाइड्स ड्यू टू मून एंड द सन। ठीक है, यहाँ पे जो टाइड अर्थ के सी में यानी समुद्र में जो टाइड्स लहरें उठती हैं वो भी सन और मून के बीच ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण ही मिलती हैं। ठीक है, तो अब जो अगला टॉपिक है फ्री फॉल का है। फ्री फॉल ऑफ एन ऑब्जेक्ट एंड एक्सेलरेशन ड्यूरिंग फ्री फॉल। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं, किसी भी ऑब्जेक्ट को जब आप अपवर्ड डायरेक्शन में थ्रो करेंगे, सपोज ये एक ऑब्जेक्ट है, स्टोन ही ले लो, उसको अपवर्ड डायरेक्शन में हमने थ्रो किया, तो आफ्टर सम टाइम जब ये ऑब्जेक्ट
किसी एक सर्टेन हाइट पे पहुंच जाएगा तो वो वहाँ पे रुक जाएगा। ओके, कुछ मिली यानी बहुत ही कम टाइम के लिए वहाँ पे स्टॉप होगा और वो रिटर्न कहाँ पे आएगा, अर्थ की तरफ, टूवर्ड अर्थ। ठीक है, तो यहाँ से जब वो रिटर्न आता है, वो स्टार्ट फॉलिंग डाउन टूवर्ड द अर्थ, तो इसी जो पोर्शन को हम क्या बोलते हैं, फ्री फॉल ऑफ एन ऑब्जेक्ट। फ्री फॉल करता है, इसका मतलब क्या है, फ्री फॉल करता है। और ये किसके कारण होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ। ये जो फ्री फॉल है, स्टोन को हमने पहले अपवर्ड डायरेक्शन में थ्रो किया तो इसने कुछ सर्टेन हाइट कवर किया, फिर उसके बाद वहाँ पे स्टॉप हो गया और वहाँ से रिटर्न जब वो फ्री फॉल करता है अर्थ की तरफ, टूवर्ड द अर्थ, ये जो पोर्शन है अर्थ की तरफ वापस लौटने का, इसी को फ्री फॉल ऑफ एन ऑब्जेक्ट बोलते हैं। ठीक है, और ये किसके कारण होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण होता है। ठीक है, और इस ड्यूरिंग दिस फ्री फॉल डायरेक्शन नहीं चेंज होती। ये अगर सीधा आ रहा है तो सीधा ही आएगा, इसके डायरेक्शन में कोई भी चेंजेस देखने को नहीं मिलता है, बट इसके वेलोसिटी में कंटिन्यूस चेंजेस देखने को मिलता है। यहाँ पे वेलोसिटी कुछ था तो v1 था, तो यहाँ पे v2 हो जाएगा इंक्रीज होके, और यहाँ पे v3 हो जाएगा इंक्रीज होकर। ठीक है, वेलोसिटी जो है वो कंटिन्यूसली चेंज होता रहता है। अब यहाँ पे वेलोसिटी अगर कंटिन्यूसली चेंज हो रहा है, दैट मीन्स वहाँ पे क्या प्रेजेंट है, एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी डिवाइड बाय चेंज इन टाइम। ठीक है, ये हमने एक्सीलरेशन में देखा था। तो फ्री फॉल के टाइम पे डायरेक्शन में कोई भी चेंजेस नहीं होती, सिर्फ वेलोसिटी में चेंजेस होती है। दैट मीन्स वहाँ पे हमें क्या मिलता है, एक्सेलरेशन। ठीक है, तो इसे हम क्या बोलेंगे, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ओके, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। उस ऑब्जेक्ट में हमें एक्सेलरेशन, जब रिटर्न वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में अर्थ की तरफ आता है तो हमें क्या मिलता है, एक्सेलरेशन मिलता है। और वो किस वजह से मिलता है, अर्थ की ग्रेविटी। और उसका यूनिट जो है वो एक्सेलरेशन के जैसा ही होता है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन का यूनिट क्या होता है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यहाँ पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, उसका यूनिट भी सेम ही होगा, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे हम g की वैल्यू फाइंड करेंगे, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन एंड इट्स वैल्यू at the surface of the earth. The uniform acceleration, यहाँ पे क्या गिवन है, uniform acceleration produced in a freely falling object due to gravitational force of earth is called acceleration due to gravity. Acceleration due to gravity मैंने बताया, डेफिनेशन में यहाँ पे रिटर्न है। It is presented by g, ये भी हमने देख लिया। It always act toward the center of the earth, और ये किस तरफ एक्ट करता है, अर्थ के सेंटर की तरफ। ये अर्थ है, ये उसका सेंटर है, कोई ऑब्जेक्ट फ्री फॉल कर रहा है, दैट मीन्स ये इस डायरेक्शन में जाएगा। ओके, ना कि इस डायरेक्शन में, अर्थ के सेंटर की तरफ। अगर ऑब्जेक्ट यहाँ पे है तो ये इस डायरेक्शन में फ्री फॉल करेगा, सेंटर की तरफ। ठीक है, ऑब्जेक्ट यहाँ पे है तो ये इस डायरेक्शन में फ्री फॉल करेगा, ग्रेविटी के अर्थ के सेंटर की डायरेक्शन में उसकी ग्रेविटी हमको मिलती है। ठीक है, अब देखिए हमारे पास फोर्स का फॉर्मूला क्या है। एक तो दो फॉर्मूले जो हमने एक प्रीवियस चैप्टर में देखा था, F इक्वल टू एम इंटू ए, मास इंटू एक्सेलरेशन। और इस चैप्टर में हमने ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला फाइंड किया, F इक्वल टू जी एम एम अपॉन डी स्क्वायर। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट जो है हम ले रहे हैं, छोटा सा ऑब्जेक्ट ले रहे हैं, उसका मास स्मॉल m ले लिया, और कैपिटल M जो है वो अर्थ के मास को डिनोट करता है, एम ई लिखा हुआ है। देखिए एम ई जो है वो अर्थ के मास को डिनोट करता है। स्मॉल m ऑब्जेक्ट या फिर स्टोन लिया है तो स्टोन का मास डिनोट करता है। यहाँ पे r जो है वो क्या डिनोट कर रहा है, रेडियस ऑफ अर्थ, अर्थ का रेडियस डिनोट कर रहा है। ठीक है, तो ये हमें एक फोर्स का फॉर्मूला मिल गया। ठीक है, दूसरा फॉर्मूला हमारे पास क्या था कि हम प्रीवियस चैप्टर से लेंगे, F इक्वल टू एम ए। अब यहाँ पे F इक्वल टू एम ए जो है उसमें A का हमने किस लिए डिनोट किया था, A जो था वो एक्सेलरेशन था। ठीक है, बट यहाँ पे जो एक्सेलरेशन मिल रहा है वो ग्रेविटी के कारण मिल रहा है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी।
तो हम F इक्वल टू एम इंटू ए में ए को रिप्लेस करके हम जी पुट करेंगे। यहाँ पे एक्सेलरेशन जो है वो हमें ग्रेविटी की वजह से मिल रहा है, इसलिए हम ए की जगह पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पुट करेंगे। ओके, अब ये फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स को हम रिलेट करेंगे। तो देखिए यहाँ पे हमने इसकी वैल्यू पुट कर दी एम इंटू जी और ग्रेविटेशनल फोर्स की वैल्यू पुट कर दी इक्वल में। ठीक है, तो दोनों साइड से जो ऑब्जेक्ट का मास था वो कैंसल आउट हो गया और यहाँ पे क्या बच गया जी, तो जी मैंने लिख दिया और यहाँ पे क्या बच गया जी, कैपिटल जी एम ई अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, ये मिल गया हमें। अब देखिए इन सभी की वैल्यू हमारे पास है, ये सभी की वैल्यू कांस्टेंट है। जी देखिए कैपिटल जी की वैल्यू कांस्टेंट वैल्यू है जो है 6.673 इंटू 10⁻⁻11। ठीक है, अर्थ के मास की वैल्यू भी क्या है, कांस्टेंट है और वो कितनी है 6 इंटू 10⁻24 kg। ठीक है, अर्थ का रेडियस जो है वो भी कांस्टेंट है, वो भी चेंज नहीं होने वाला और वो कितना है 6.37 इंटू 10⁻6। यहाँ पे आर स्क्वायर है इसलिए स्क्वायर किया हुआ है। ठीक है, तो इसमें कंफ्यूज मत होइए। अर्थ का रेडियस कितना है 6.37 इंटू 10⁻6। अब इन तीनों की वैल्यू हमने यहाँ पे पुट कर दी इनके प्लेस पे, देखिए। ठीक है, और जब इनको कैलकुलेट किया तो हमें जी की वैल्यू कितनी मिल गई 9.8 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो हमें ग्रेविटी की वैल्यू फाइनली हमें ग्रेविटी की वैल्यू मिली है 9.8 मीटर पर सेकेंड। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक था, आपको एग्जाम में पूछा जाता है, फाइंड द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ठीक है, और उसकी वैल्यू भी फाइंड करने को बोलता है, तो आपको ये पूरा फाइंड करके बताना पड़ेगा। तो रिलेशन अब हम देखेंगे कैपिटल जी और स्मॉल जी के बीच में क्या रिलेशन है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे क्या गिवन है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट दैट मीन्स कैपिटल जी और ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन दैट मीन्स स्मॉल जी। ठीक है, तो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की वैल्यू होती है 6.6734 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे इतनी लंबी डेसिमल के बाद आप सिर्फ 2 डिजिट लिखेंगे तो भी चलेगा, 6.67 इंटू 10⁻11। उसके बाद उसकी यूनिट लिखना बहुत ज़रूरी है वरना उसके मार्क्स कट जाते हैं। और ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, तो ये वैल्यू आपको याद रखनी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वैल्यू है और हम न्यूमेरिकल में कभी कभी इस वैल्यू को यूज़ ना करके उसके प्लेस पे नियर अबाउट 10 मीटर पर सेकेंड का भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको क्वेश्चन में गिवन है कि 9.8 का ही यूज़ करना है तभी इसका यूज़ करिए, वरना हम सिंप्लिसिटी के लिए 10 का ही यूज़ करते हैं नॉर्मली। ओके, इससे कैलकुलेशन जो है वो बहुत आसान हो जाती है, ईजी हो जाती है। तो सेकंड पॉइंट क्या गिवन है, इट्स वैल्यू रिमेन कांस्टेंट ऑलवेज एंड एवरीवेयर। तो देखिए ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की जो वैल्यू है वो हर जगह कांस्टेंट ही रहता है, वो कभी भी कहीं पे भी चेंज नहीं होता है। ठीक है, बट एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की जो वैल्यू है वो डिफरेंट प्लेस पे डिफरेंट हो जाती है, वो वेरी करती है प्लेस टू प्लेस। ठीक है, और इसका यूनिट तो मैंने बताया न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर और इसका यूनिट क्या है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जो है वो स्केलर क्वांटिटी है, उसकी कोई भी डायरेक्शन नहीं होता, सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड पाया जाता है। ओके, अब एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन में वेलोसिटी होता है, वेलोसिटी में डिस्प्लेसमेंट होता है और डिस्प्लेसमेंट में मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन दोनों ही चीज़ें होती हैं। तो एक्सेलरेशन में भी क्या होगा, डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों चीज़ें होंगी और तो ये क्या बन जाता है, वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, एक्सेलरेशन क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी। तो इसके बाद हम एक न्यूमेरिकल देख लेते हैं फटाफट। तो देखें यहाँ पे क्या न्यूमेरिकल गिवन है, इफ 2 स्टोन ऑफ 150 ग्राम एंड 500 ग्राम are dropped from a height, which stone will reach the surface of earth first and why? Explain your answer। ठीक है, अगर 2 स्टोन है, दोनों का जो मास है वो डिफरेंट है। फर्स्ट वाले स्टोन का मास है 150 ग्राम एंड सेकंड वाले स्टोन का मास है 500 ग्राम। ठीक है, और दोनों को सेम हाइट से ड्रॉप कराया जाता है, सेम हाइट से। ठीक है,
तो इन दोनों में से कौन सा स्टोन्स अर्थ के सरफेस पे सबसे पहले पहुंचेगा, ठीक है, ये क्वेश्चन है और आपको एक्सप्लेन करना है इसके आंसर को और क्यों। तो देखिए गैलीलियो ने सबसे पहले ये डेमोन्स्ट्रेट किया था कि किसी भी ऑब्जेक्ट का जो एक्सेलरेशन होता है वो ऑब्जेक्ट के मास पे डिपेंड नहीं करता है, ठीक है। अगर वो ऑब्जेक्ट अर्थ के टूवर्ड फ्री फॉलिंग कर रहा है तो उसके मास के ऊपर डिपेंड नहीं करता है उसका एक्सेलरेशन। इट कैन बी वेरीड बाय यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, और वो कैसे वेरी करता है, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन की वजह से। सपोज कि ऑब्जेक्ट का मास यहाँ पे हमने ले लिया है स्मॉल m और इसको फ्री फॉल कराया जाता है कितने डिस्टेंस से, कैपिटल R से, फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ, ठीक है। ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होगा, F इक्वल टू जी एम ई इंटू स्मॉल m, यहाँ पे स्टोन के मास को डिनोट कर रहा है, कैपिटल M ई जो है अर्थ के मास को डिनोट कर रहा है, ठीक है। और R जो है मैंने बताया पहले ही, R क्या डिनोट कर रहा है, रेडियस को, ओके। और ये हमें एक फोर्स का फॉर्मूला मिल गया ग्रेविटेशनल फोर्स का, और दूसरा जो फोर्स का फॉर्मूला F इक्वल टू एम ए, ठीक। दोनों को इक्वल हमने कर दिया तो मास कैंसिल आउट हो गया। अब एक्सेलरेशन का हमें फॉर्मूला क्या मिल गया, कैपिटल जी एम ई अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है, ये फॉर्मूला हमें मिल गया। सो एक्सेलरेशन इन एन ऑब्जेक्ट falling freely toward earth depend on the mass of earth and height of the object from the center of the earth. So stone of mass 150 gram and 500 gram will reach the earth surface together. इसलिए यहाँ पे दोनों जो हैं, दोनों स्टोन वो दोनों साथ में ही अर्थ के सरफेस पे गिरेंगे, ठीक है। क्यों भाई, क्योंकि यहाँ पे देखिए हमें एक्सेलरेशन में कहीं भी स्टोन का जो मास है वो नहीं मिला, ठीक है। एक्सेलरेशन में क्या काउंट हो रहा है, सिर्फ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट काउंट हो रहा है, अर्थ का मास काउंट हो रहा है और अर्थ का रेडियस काउंट हो रहा है। तो इनके ऑब्जेक्ट के मास के ऊपर डिपेंड नहीं करता है एक्सेलरेशन, ठीक है। एक्सेलरेशन जो है वो ऑब्जेक्ट के मास के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा है, तो उसका मास कितना भी हो, ठीक है, अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला तो जो ऑब्जेक्ट हैं वो अर्थ के सरफेस पे साथ में ही पहुंचेंगे, ओके। अब देखिए यहाँ पे हमें g की जो वैल्यू है, g की वैल्यू किसी कंडीशन में हमें पॉजिटिव लेनी पड़ेगी और कुछ कंडीशन में हमें नेगेटिव लेनी पड़ेगी, ठीक है। तो वो पॉजिटिव कब लेनी है और कब नेगेटिव लेनी है उसके लिए कुछ कंडीशन है जो आपको इस चैप्टर में अभी नेक्स्ट अगले टॉपिक में हमें देखना है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं इक्वेशन ऑफ मोशन व्हेन ऑब्जेक्ट इज फॉलिंग फ्रीली टूवर्ड अर्थ और थ्रो वर्टिकली अपवर्ड, ठीक है। तो मैं आपको पहले सिंपल लैंग्वेज में समझा देता हूँ। तो सपोज ये एक ऑब्जेक्ट है, ये अर्थ का सरफेस है, ठीक है, अर्थ के सरफेस पे कोई ऑब्जेक्ट है। अब मैंने इस ऑब्जेक्ट को अपवर्ड डायरेक्शन में थ्रो किया, ओके, ये अपवर्ड डायरेक्शन में थ्रो किया। अब ये सर्टेन हाइट पे पहुंचने के बाद यहाँ पे कुछ मिली सेकेंड के लिए रुक जाता है, ठीक है, पल भर के लिए। देन आफ्टर वो रिटर्न आता है अर्थ की तरफ, ठीक है, और इस पोर्शन को हम क्या बोल देते हैं, फ्री फॉल, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए दो चीज़ें देखने को मिलती हैं, एक तो जब वो अपवर्ड डायरेक्शन में ट्रैवल कर रहा है और दूसरा कंडीशन क्या है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में ट्रैवल कर रहा है, ठीक है। अब देखिए अर्थ की एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की डायरेक्शन क्या होती है, अर्थ के सेंटर की तरफ, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए जब मैं स्टोन को अपवर्ड डायरेक्शन में थ्रो कर रहा हूँ, ठीक है, स्टोन की जो डायरेक्शन है अपवर्ड डायरेक्शन है, तब ग्रेविटी की डायरेक्शन क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की डायरेक्शन डाउनवर्ड। अब ये दोनों अपोजिट हो गए, तो जो ग्रेविटी ड्यू टू एक्सेलरेशन होगा उसका साइन क्या लेंगे हम, नेगेटिव, ओके। जब अपवर्ड डायरेक्शन में हम थ्रो करेंगे ऑब्जेक्ट को तब g की वैल्यू अपोजिट होने की वजह से नेगेटिव ली जाएगी,
ओके, ये याद रखना। और जब हम वहाँ से हाईएस्ट पॉइंट से ऑब्जेक्ट रिटर्न आता है, फ्री फॉल करता है, तब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी और ऑब्जेक्ट का जो डायरेक्शन होता है वो दोनों का डायरेक्शन जो है वो सेम रहता है। ठीक है, तो इन दोनों का डायरेक्शन सेम रहने की वजह से जी की वैल्यू जो है वो हम पॉजिटिव लेंगे। ठीक है, समझ में आया? अगर अपोजिट डायरेक्शन है तो नेगेटिव लेंगे और अगर सेम डायरेक्शन है तो पॉजिटिव लेंगे। या फिर दूसरा तरीका याद रखने का है, अपवर्ड डायरेक्शन है तो हम ग्रेविटी को, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को नेगेटिव लेंगे, और डाउनवर्ड डायरेक्शन है, अर्थ की तरफ डायरेक्शन है तो पॉजिटिव लेंगे। ठीक है, इतनी चीज़ें ध्यान रखनी जो हमें न्यूमेरिकल में बहुत ज़्यादा काम आने वाली है। तो देखें यहाँ पे हमारे पास मोशन के 3 इक्वेशन जो हमने फाइंड किए थे, वहाँ पे जब हम एक्सेलरेशन का यूज़ करते थे, ठीक है, अब यहाँ पे हम उसके प्लेस पे जी लिखेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे इस चैप्टर में जो भी एक्सेलरेशन मिलने वाला है वो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होगा, तो हम ए के प्लेस पे हम जी पुट करेंगे। अब डिपेंड करता है जी पॉजिटिव होगा या नेगेटिव, वो किसके ऊपर डिपेंड करेगा? कंडीशन पे। ठीक है, तो मैंने अभी कंडीशन बताई, वही चीज़ें यहाँ पे हमको देखनी है। तो देखो फर्स्ट केस क्या है, व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज फॉलिंग टूवर्ड अर्थ, दैट मीन्स डाउनवर्ड डायरेक्शन, अर्थ की तरफ फॉल कर रहा है, तो अर्थ की तरफ जब फॉल करता है तब जी की वैल्यू और ग्रेविटी की वैल्यू, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी और ऑब्जेक्ट की वैल्यू जो डायरेक्शन है वो दोनों की डायरेक्शन जो है वो सेम हो जाती है। दोनों की डायरेक्शन सेम होने की वजह से हम क्या लेंगे? उसकी वैल्यू पॉजिटिव लेंगे, जी की वैल्यू हम पॉजिटिव लेंगे। ठीक है, व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज फॉलिंग टूवर्ड अर्थ विथ इनिशियल वेलोसिटी u, देन फाइनल वेलोसिटी जो होगी t टाइम के बाद क्या होगी? हमारे पास फॉर्मूला क्या था? फर्स्ट इक्वेशन v इक्वल टू यू प्लस ए टी। ठीक है, ये फर्स्ट फॉर्मूला था मोशन का। ठीक है, 3 इक्वेशन का। तो यहाँ पे देखिए हमें फाइनल वेलोसिटी u से डिनोट करेंगे, इनिशियल वेलोसिटी u से डिनोट करेंगे। ठीक है, फाइनल वेलोसिटी v से और इनिशियल वेलोसिटी u से डिनोट करेंगे। a जो है वो एक्सेलरेशन था, t टाइम के लिए था। तो देखिए यहाँ पे इन दोनों में क्या डिफरेंस है? जब ये फ्री फॉलिंग होगा या फिर ऑब्जेक्ट अर्थ के तरफ फॉल करेगा, ठीक है, तब उसकी फाइनल वेलोसिटी फाइंड करनी होगी, तो उसके लिए ये फॉर्मूला हम यूज़ करेंगे। बट यहाँ पे एक्सेलरेशन के प्लेस पे जी आ जाएगा, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और इसकी वैल्यू जो है वो पॉजिटिव ही रहेगी। वैल्यू जो साइन है वो पॉजिटिव ही रहेगा, वो चेंज नहीं होगा। और अगर हाइट फाइंड करने को बोले t सेकेंड में, तो हमारे पास सेकेंड फॉर्मूला डिस्टेंस का था। ठीक है, डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या था? एस इक्वल टू यू टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर। तो यहाँ पे जो डिस्टेंस है, ये जो ऑब्जेक्ट यहाँ पे इतने हाइट पे जाता है और वहाँ से रिटर्न आता है, ठीक है, तो ये जो डिस्टेंस है वही तो इसकी हाइट हुई। तो एस के प्लेस में यहाँ पे हम एच डिनोट करेंगे हाइट के लिए। ओके, यू टी वैसे ही रहेगा, बस यहाँ पे दूसरा क्या चेंजेस होगा? ए के प्लेस पे जी आ जाएगा। क्यों? क्योंकि ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में, अर्थ की तरफ की डायरेक्शन है, तो जी की वैल्यू पॉजिटिव लेंगे। थर्ड इक्वेशन क्या था? वी स्क्वायर इक्वल टू, या फिर माइनस यू स्क्वायर को हम इक्वल टू को उस तरफ ले जाएंगे तो प्लस हो जाएगा, प्लस 2as। ये फॉर्मूला था थर्ड इक्वेशन। ठीक है, अब यहाँ पे हम ये दोनों चीज़ें, फाइनल और इनिशियल वेलोसिटी सेम रहेगा। ठीक है, चेंजेस क्या है? बस ये s की जगह पे h आ गया। क्यों? क्योंकि हम हाइट को यहाँ पे फाइंड करेंगे तो h लिखेंगे। ओके, और g के a के प्लेस पे हम g पुट करेंगे, ग्रेविटी की वजह से जो हमें एक्सेलरेशन मिलता है उसके लिए। ठीक है, अब देखिए सेकंड केस में क्या करना है? व्हेन ऑब्जेक्ट इज फॉलिंग फ्रॉम रेस्ट पोजीशन मीन्स इनिशियल वेलोसिटी इक्वल टू 0। ठीक है, कोई पर्सन यहाँ पे बिल्डिंग के ऊपर है और वो किसी ऑब्जेक्ट को फ्री फॉल करा रहा है, तो इनिशियली उसकी वेलोसिटी जो है वो 0 थी। ठीक है, फ्री फॉल करा रहा है, वहाँ पे कोई फोर्स अप्लाई नहीं कर रहा है, तो इनिशियल वेलोसिटी u इक्वल टू क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। ठीक है, तब इसमें हम क्या करेंगे? u के प्लेस पे अगर हम 0 लिख देते हैं तो v इक्वल टू डायरेक्ट क्या मिल जाएगा? g इंटू टी। ठीक है, बस, और यहाँ पे भी u क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा, तो हाइट कितना मिल जाएगा? 1/2 g t। अभी भी ये जो फ्री फॉल है वो अर्थ के डायरेक्शन में ही है, इसलिए g की वैल्यू पॉजिटिव ही मिलेगी। ठीक है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में। और लास्ट इक्वेशन में भी u निकल जाएगा, तो हमें v स्क्वायर इक्वल टू 2gh मिल जाता है। ठीक है,
थर्ड कंडीशन देखिए, थर्ड कंडीशन में क्या गिवन है कि व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड, ठीक है। अब हम वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में थ्रो करेंगे। तो देखिए यहाँ पे मैं आपको डायग्राम ड्रॉ करके बताता हूँ। ये कोई ऑब्जेक्ट है, अब इसको मैं वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में थ्रो कर रहा हूँ। वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में थ्रो करेंगे और जो एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होती है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में होती है। दोनों अपोजिट है और ये अर्थ हो गया, ठीक है, अपोजिट डायरेक्शन हो गया। तो जी की वैल्यू हम क्या लेंगे, नेगेटिव लेंगे। जो भी मोशन के फॉर्मूला है उसमें जी के प्लेस में हम नेगेटिव जी कुछ पुट करेंगे। ओके, तो यहाँ पे देखिए अपवर्ड डायरेक्शन में हमारा ऑब्जेक्ट थ्रो किया जा रहा है और ग्रेविटी जो है वो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तो देखिए यहाँ पे इक्वेशन जो हमारे पास था v इक्वल टू यू प्लस ए टी था, तो प्लस ए के प्लेस पे माइनस जी पुट करेंगे, नेगेटिव, क्योंकि अपवर्ड डायरेक्शन में हम थ्रो कर रहे हैं। हाइट के फॉर्मूले में कैसे पुट करेंगे हम, यहाँ पे भी ए के प्लेस पे माइनस जी आ जाएगा और लास्ट वाले फॉर्मूले में भी ए के प्लेस पे माइनस जी आ जाएगा। और कुछ भी डिफरेंस नहीं है, बस आपको डायरेक्शन का ध्यान रखना है, उसके अकॉर्डिंग हमें पॉजिटिव और नेगेटिव वैल्यू यहाँ पे मिल जाती है। तो अगला टॉपिक जो है हमारा वो मास का है। मास, द मास ऑफ बॉडी इज क्वांटिटी ऑफ मैटर कंटेन इन इट। किसी भी बॉडी का जो मास होता है वो मास क्या कहलाता है। बॉडी के अंदर जो भी मैटर की क्वांटिटी होती है, वो जितना भी मैटर कंटेन करता है उसे ही मास बोलते हैं। सपोज ये बॉडी है, इसके अंदर जितना भी मैटर है, वो जितना भी मैटर कंटेन कर रहा है, ठीक है, जितने भी मैटर्स हैं वो जितना मैटर कंटेन्स कर रहा है उसी को हम क्या बोलते हैं, मास बोलते हैं। मास सिंपल लैंग्वेज है। द मास ऑफ बॉडी इज द क्वांटिटी ऑफ मैटर कंटेन इन इट। उस मैटर के अंदर जितनी भी क्वांटिटी कंटेन हो रही है बॉडी की उसे मास कहते हैं, ठीक है। मास इज स्केलर क्वांटिटी, इसके अंदर कोई भी डायरेक्शन नहीं होती, सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, ठीक है। इस वजह से ये क्या हो गया, एक स्केलर क्वांटिटी होगा। इसका एसआई यूनिट क्या होता है, किलोग्राम, ठीक है, और इसको शॉर्ट में केजी से डिनोट करते हैं, ठीक है। और मास की जो बॉडी का जो मास होता है वो एक कांस्टेंट होता है, उसका वैल्यू जो है वो प्लेस टू प्लेस चेंज नहीं होता है, ठीक है। मास ऑफ बॉडी यूजुअली डिनोटेड बाय द स्मॉल एम, स्मॉल एम से डिनोट करते हैं। और उसका जो मास, कोई भी बॉडी का मास जो है वो कभी भी ज़ीरो नहीं होगा, ठीक है। कोई भी बॉडी है, अगर ऑब्जेक्ट है तो उसका मास कुछ ना कुछ तो आपको मिल ही जाएगा, कभी भी ज़ीरो नहीं हो सकता है। वेट, नेक्स्ट टॉपिक इज वेट। द फोर्स विथ विच एन ऑब्जेक्ट इज अट्रैक्टेड टूवर्ड द सेंटर ऑफ द अर्थ। ऐसा फोर्स जिसकी वजह से कोई ऑब्जेक्ट अर्थ के सेंटर की तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, और उसी फोर्स को क्या बोलते हैं, वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट। जितने फोर्स से वो ऑब्जेक्ट अर्थ के सेंटर की तरफ अट्रैक्ट कर रहा है उतने फोर्स को हम वेट के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो फोर्स का फॉर्मूला हमारे पास पहले से ही है, F इक्वल टू एम इंटू ए, मास इंटू एक्सेलरेशन। अब यहाँ पे अर्थ के सेंटर की तरफ के फोर्स की बात हो रही है, तो अर्थ के सेंटर की तरफ फोर्स की बात हो रही है, तो एक्सेलरेशन कौन सा होगा, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो ए के प्लेस पे हम क्या पुट करेंगे, जी पुट करेंगे। तो F इक्वल टू हमें क्या मिल जाएगा, एम इंटू जी, ठीक है। तो यहाँ पे F के प्लेस पे हमें m इंटू जी मिल रहा है, तो मैं फाइंड क्या कर रहा हूँ, वेट फाइंड कर रहा हूँ, और ये जो फोर्स है वही क्या है, वेट है ऑब्जेक्ट का, ठीक है। तो F के प्लेस पे हम क्या पुट करेंगे, W जो हमें वेट से डिनोट करेगा, ठीक है। बट द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ अर्थ ऑन एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड इट्स वेट, ठीक है। वो जो फोर्स है अट्रैक्शन का अर्थ के ऊपर ऑब्जेक्ट का, उसे हम वेट से जानते हैं, ठीक है। तो W इक्वल टू एम इंटू जी मिल गया। वेट इज द फोर्स एंड इट्स ऐसा यूनिट इज न्यूटन। तो यहाँ पे हमें वेट का जो ऐसा यूनिट मिलेगा वो क्या मिलेगा, न्यूटन मिलेगा। इट डिपेंड्स ऑन जी एंड इज ए वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। वेट जो है एक वेक्टर क्वांटिटी है, क्यों, क्योंकि वेट क्या है, एक फोर्स ही तो है एक टाइप का, ठीक है। तो ये वेट जो है एक वेक्टर क्वांटिटी बन जाएगा, और वो किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, मास के ऊपर तो डिपेंड नहीं कर रहा है। क्यों, क्योंकि मास जो है वो कांस्टेंट होता है, वो चेंज नहीं होता है, सिर्फ जी की वैल्यू चेंज होती है प्लेस टू प्लेस,
ओके, तो वेट जो है वो किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, जी पर, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अब यहाँ पे आपको एक रिलेशन दिया हुआ है, रिलेशन बिटवीन 1 kg वेट एंड एक्सप्रेस इट इनटू न्यूटन। 1 kg वेट को न्यूटन में एक्सप्रेस करना है, तो सिंपल सा है फंडा, यहाँ पे W इक्वल टू mg हमारे पास फॉर्मूला मिल गया, ठीक है। तो वेट हमें कितना लेना है, 1 kg, सॉरी वेट हमें यहाँ पे वी नो दैट W इक्वल टू m इंटू जी, मास यहाँ पे हमको लेना है 1 kg और g की वैल्यू होती है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इसलिए W इक्वल टू क्या हो जाएगा, मास की वैल्यू पुट की यहाँ पे 1 kg, जी की वैल्यू पुट की यहाँ पे 9.8, ठीक है, दोनों को मल्टीप्लाई किया तो कितना आया, 9.8 ही आया। तो 1 kg इक्वल टू हमको क्या मिल गया, 9.8 न्यूटन। तो 1 kg न्यूटन इक्वल टू 9.8 न्यूटन होता है, ये चीज़ आपको याद रखनी। सो नाउ अब हम मास और वेट के बीच में जो डिफरेंस है, एग्ज़ाम में कई बार पूछा जाता है, उसको हम देखेंगे, ठीक है। यहाँ पे कुछ 5 पॉइंट्स गिवन है, तो देखते हैं कौन कौन से पॉइंट यहाँ पे गिवन है। फर्स्ट पॉइंट देखिए, वी कैन मेजर मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट बाय इट्स इनर्शिया। हम किसी भी ऑब्जेक्ट का मास कैसे मेजर कर सकते हैं, उसके इनर्शिया, जो हमने प्रीवियस चैप्टर में, मोशन वाले चैप्टर में देखा था। किसी भी ऑब्जेक्ट का इनर्शिया मास के ऊपर डिपेंड करता है, तो मास भी इनर्शिया पे ही डिपेंड करेगा, ठीक है। तो किसी भी ऑब्जेक्ट का मास हम कैसे फाइंड करेंगे, इनर्शिया की हेल्प से। वेट का फॉर्मूला अभी हमने देखा, मास इनटू एक्सेलरेशन और m इंटू जी। मास में देखिए, द टोटल क्वांटिटी ऑफ मैटर कंटेन इन एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट। डेफिनेशन लिख दी है यहाँ पे सेकंड पॉइंट में, यहाँ पे वेट की डेफिनेशन में होगी, द ग्रेविटेशनल फोर्स बाय विच अर्थ अट्रैक्ट एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट। मास ऑफ द ऑब्जेक्ट रिमेन कांस्टेंट एट ऑल द प्लेस। मैंने बताया मास जो है ऑब्जेक्ट का वो हमेशा कांस्टेंट रहता है सभी प्लेस पे, कोई भी प्लेस पे जाओ आप। वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट इज डिफरेंट एट डिफरेंट प्लेस, क्यों, क्योंकि जी की वैल्यू पे डिपेंड करता है, ग्रेविटी पे, ठीक है। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पे डिपेंड करता है और वो हर प्लेस पे चेंज होता है। थर्ड पॉइंट, मेजरमेंट ऑफ मास इज डन बाय यूजिंग ए पेन और बीम बैलेंस, ठीक है। मास का जो मेजरमेंट है वो हम पेन और बीम बैलेंस का यूज़ करके कर सकते हैं। मेजरमेंट ऑफ वेट इज डन बाय द यूजिंग स्प्रिंग बैलेंस, स्प्रिंग बैलेंस का यूज़ करके हम वेट का मेजरमेंट कर सकते हैं। लास्ट पॉइंट हमारे पास है, मास डज नॉट चेंज इवन वैल्यू ऑफ जी इज ज़ीरो एट एनी प्लेस। अगर जी की वैल्यू भी ज़ीरो हो जाए तो भी मास चेंज नहीं होता है, मास कभी नहीं चेंज होगा, ठीक है। और अगर जी की वैल्यू ज़ीरो हो जाए तो वेट भी क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा। क्यों, क्योंकि हमने देखा वेट इक्वल टू क्या है, m इंटू ज़ीरो। अब जी की वैल्यू ज़ीरो पुट करो तो ज़ीरो से कुछ भी मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा, ज़ीरो आ जाएगा। तो W भी कितना हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए अगला टॉपिक क्या है, फैक्टर अफेक्टिंग वैल्यू ऑफ जी। कौन कौन से फैक्टर है जो जी की वैल्यू को अफेक्ट करते हैं। तो यहाँ पे देखिए, अर्थ इज नॉट ए परफेक्ट शेप, अर्थ कोई परफेक्ट शेप नहीं है। द रेडियस ऑफ अर्थ इंक्रीज व्हेन वी गो फ्रॉम पोल टू द इक्वेटर, ठीक है। उसका जो रेडियस है वो सभी डायरेक्शन में चेंज होता रहता है। Therefore, in most of the calculation we can take g as constant at the surface of earth or closer to it, ठीक है। तो most of calculation के लिए हम जो g की वैल्यू है वो एक constant लेते हैं 9.8, ठीक है, या फिर इसके नियर अबाउट 10 भी ले लेते हैं। But as we move away from earth we can use equation g equal to gm upon d square और solving problem। क्यों यहाँ पे d square, यहाँ पे अगर अर्थ से हम मूव कर रहे हैं, दूर जा रहे हैं, ठीक है, पहले जी की वैल्यू क्या थी, फॉर्मूला क्या थी, यहाँ पे स्मॉल जी इक्वल टू हम कैपिटल जी कैपिटल एम ई अपॉन आर स्क्वायर ले रहे थे। यहाँ पे आर जो अर्थ का रेडियस, तब अर्थ के किसी भी प्लेस पे हम जी की वैल्यू फाइंड कर रहे थे, ओके। बट यहाँ पे अर्थ के सरफेस से हम दूर जा रहे हैं, तब हम आर के प्लेस पे क्या लेंगे, डी लेंगे। डी डिस्टेंस, उस ऑब्जेक्ट का अर्थ के सेंटर से कितना
डिस्टेंस होगा वो, ठीक है। क्यों? क्योंकि उसकी वैल्यू जब चेंज होगी डी की तो जी की वैल्यू भी चेंज हो जाएगी ऑब्वियसली। तो यहाँ पे एक एग्जांपल आपको गिवन है, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ जी एट ए हाइट ऑफ 12,800 किलोमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ, ठीक है। और अर्थ का रेडियस कितना हो, 6400 किलोमीटर होता है, ठीक है। यहाँ पे एक हाइट गिवन है, दैट मीन्स डिस्टेंस जी डी गिवन है, ठीक है। कितना गिवन? 12,800 किलोमीटर। तो आपको क्या कैलकुलेट करना है? जी की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, ठीक है। ड्रॉ इट्स इंटरप्रिटेशन। तो यहाँ पे देखिए, अब हम क्या करेंगे, हम सभी को मालूम है जी का फॉर्मूला क्या होता है, जी इक्वल टू जी कैपिटल जी एम ई अपॉन आर ई स्क्वायर। तो यहाँ पे आर ई क्या, रेडियस ऑफ अर्थ, ये नॉर्मल फार्मूला जो हम यूज़ करते हैं अर्थ के सरफेस के लिए। अब आर ई के प्लेस पे क्या हो जाएगा, अर्थ का जो रेडियस है वो 6400 किलोमीटर है, ठीक है। अब वेट ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम सेंटर ऑफ अर्थ, अर्थ के सेंटर से यहाँ पे हमको डिस्टेंस गिवन है, कितना गिवन है, कितना डिस्टेंस लेना है, 12,800 किलोमीटर। तो 12,800 किलोमीटर है जो वो किसके इक्वल है, 2r के इक्वल है। इसका डबल करोगे, रेडियस ऑफ अर्थ का डबल करोगे तो ये डिस्टेंस हमें मिलती है। r की वैल्यू यहाँ पे पुट करिए, 6400 को 2 से मल्टीप्लाई करो तो आपको 12,800 किलोमीटर मिलता है, ठीक है। तो इसके प्लेस पे मैं 2r लिख सकता हूँ, ठीक है। और सेकंड ग्रेविटी यानी इस हाइट पे, ठीक है, इस हाइट पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितने मिलेगी, फॉर्मूला जी2 इक्वल टू कैपिटल जी एम ई डिवाइड बाय 2r ई का होल स्क्वायर। यहाँ पे r के प्लेस पे हम 2r ई लेंगे, ठीक है। अब इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को हम डिवाइड करेंगे, दोनों को डिवाइड करोगे तो ये आ गया ऐसे, जी एम ई डिवाइड बाई आर ई स्क्वायर, ये फर्स्ट वाला एक जी1 की वैल्यू, और जी2 की वैल्यू डिवाइड में रखनी है तो जी एम ई डिवाइड में जाएगा और इसका अपॉन का अपॉन कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, 2r ई स्क्वायर अबोव में चला जाएगा। तो यहाँ पे देखिए जी कैंसिल आउट हुआ, एम ई कैंसिल आउट हुआ, आर ई कैंसिल आउट हुआ, बचा क्या, 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, और डिवाइड में क्या बचा, कुछ नहीं तो 1 बच गया, ठीक है। तो जी1 अपॉन जी2 इक्वल टू 4 अपॉन 1। अब हमें क्या फाइंड क्या करना था, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, और कितने डिस्टेंस पे, 12,800 डिस्टेंस पे, ठीक है। 12,800 डिस्टेंस के लिए ग्रेविटी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी2 को हमने लिया था, ठीक है। तो जी2 को हम ऊपर करेंगे और जी1 को नीचे, तो जी2 अपॉन जी1 हमने दोनों को ऊपर नीचे कर दिया, तो यहाँ पे भी ऊपर नीचे हो जाएगा, 1 ऊपर चला जाएगा और 4 नीचे, ठीक है। तो अब हमें जी2 फाइंड करना है, तो जी1 उधर जाके क्या हो जाएगा, 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है, और 4 जो है वो 2 से मल्टीप्लाई होगा। तो यहाँ पे देखिए क्या मिला हमें, 4g2 इक्वल टू जी1, 1 के साथ जब मल्टीप्लाई होगा तो 1 हम लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, ठीक है। तो इसी प्रकार से हम कह सकते हैं द वैल्यू ऑफ ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन g एट अ डिस्टेंस ऑफ 12,800 किलोमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ अर्थ इज 1/4। द वैल्यू ऑफ ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन g डिक्रीज विथ इंक्रीज इन हाइट, ठीक है। यहाँ पे देखिए जो 1/4 का मतलब क्या है कि g2 हमें कितना मिला, 1/4 g1, ठीक है। यहाँ पे हमने अर्थ के सरफेस से ऑब्जेक्ट को अर्थ का जो रेडियस था उसके डबल रेडियस पे रखा, ठीक है। अर्थ के सरफेस पे यहाँ पे ऑब्जेक्ट जब हम रखते हैं तब हमें g की वैल्यू कितनी मिलती है, 9.8, ठीक है। अब यहाँ पे ऑब्जेक्ट को हमने उससे भी दूर रखा, सरफेस से अर्थ के रेडियस के जितना अबोव रखा, ठीक है। तो यहाँ पे जब हमने ग्रेविटी फाइंड करने के लिए फॉर्मूला अप्लाई किया एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के लिए, तो हमें क्या मिला, उसका जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है उसकी वैल्यू के कंपेयर में 1/4 हो जाता है, ठीक है। ये जो सरफेस पे 9.8 था एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, इस प्लेस पे दैट मीन्स 12,800 किलोमीटर अवे
ये वैल्यू कितना हो जाएगा 9.8 डिवाइड बाय 4 हो जाएगा। 4 से डिवाइड करोगे जितनी वैल्यू आएगी उतना हो जाएगा। दैट मीन्स अगर आप अर्थ के सरफेस से दूर जा रहे हो, दैट मीन्स हाइट इंक्रीज कर रहे हो, तो g की वैल्यू क्या होगी, डिक्रीज हो जाएगी। यहाँ पे आप जब डिवाइड करोगे तो 9.8 से ऑब्वियसली कम ही आएगा, तो उसकी वैल्यू जो है डिक्रीज होती जाती है। जितना आप डिस्टेंस दूर जाओगे उसकी वैल्यू उतना लेस होता जाएगा। अब नेक्स्ट टॉपिक में हम किसी ऑब्जेक्ट का जो वेट है अर्थ के कंपेयर में मून पे वो कितना होगा वो फाइंड करेंगे, उनका रिलेशन हमें फाइंड करना है। ठीक है, तो उसके लिए दो मेथड है, तो दोनों मेथड में आपको बताऊंगा, जो भी आपको इजी लगे वो आप यूज़ कर सकते हैं एग्ज़ाम के लिए, इसमें कोई भी मार्क्स नहीं कटेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं क्या है। तो देखिए, सपोज़ कि कोई ऑब्जेक्ट है, पहले हम उसका ग्रेविटेशनल फोर्स अर्थ पे फाइंड करेंगे, उसके बाद उसका जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो मून पे फाइंड करेंगे, उसके लिए फॉर्मूला फाइंड करेंगे। तो देखिए, कोई ऑब्जेक्ट है, उसका ऑब्जेक्ट का मास स्मॉल m ले लिया। अब इस मास जो है वो चेंज नहीं होने वाला है, चाहे वो अर्थ के ऊपर हो या फिर मून के ऊपर हो। ठीक है, इट्स वेट ऑन अर्थ मीन्स द फोर्स बाय विच अर्थ अट्रैक्टेड टूवर्ड द सेंटर। तो यहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, Fe इक्वल टू जी कैपिटल ME इंटू M अपॉन RE स्क्वायर। यहाँ कैपिटल ME अर्थ का मास है, स्मॉल m ऑब्जेक्ट का मास है, और RE अर्थ का रेडियस है। ठीक है, तो ये हमें फर्स्ट इक्वेशन मिल गया। अब मून के लिए भी हम वही करेंगे। मून के लिए हम कैपिटल M जो है वो मून का मास पुट कर देंगे, और RM दैट मीन्स मून का रेडियस पुट कर देंगे, बाकी चीज़ें सेम है। तो ये सेकंड इक्वेशन हमें मिल गया। ठीक है, अब इन दोनों इक्वेशन को हम क्या करेंगे, डिवाइड करने की कोशिश करेंगे। तो डिवाइड करोगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए आप, फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन को हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे डिवाइड कर रहे हैं। तो ये क्या हो गया, Fe अपॉन FM। Fe का वैल्यू जो है हमने यहाँ पे पुट किया GMEM अपॉन RE स्क्वायर मल्टीप्लाई FM का जो वैल्यू है यहाँ पे, FM जो है डिवाइड में, तो नीचे से लिखना स्टार्ट करेंगे GMM डिवाइड बाय RM स्क्वायर, कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। ठीक है, तो अब जो चीज़ें कॉमन है वो कैंसिल आउट हो जाएंगी, G। ठीक है, अब ये ME और MM ये दोनों को एक साथ में हमने लिख दिया डिवाइड में, और RM स्क्वायर और R स्क्वायर ये दोनों को कंबाइन करके हमने लिख दिया होल स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए, वी नो दैट मास ऑफ अर्थ इज 100 टाइम्स द मास ऑफ द मून। मून के मास के कंपेयर में अर्थ का जो मास है वो 100 गुना ज़्यादा है। तो ME इक्वल टू 100 MM लिख सकते हैं। मून का मास जो भी उसमें मल्टीप्लाई 100 किया तो हमें अर्थ का मास मिल जाता है। ठीक है, और जो रेडियस है वो मून के रेडियस के कंपेयर में 4 गुना ज़्यादा, 4 टाइम्स ग्रेटर है। RE इक्वल टू 4RM मिलता है। ठीक है, अब इन दोनों वैल्यू को मैं यहाँ पे पुट करूँगा। यहाँ पे देखिए, ME के प्लेस पे मैं 100 MM पुट करूँगा, और RE के प्लेस पे मैं 4RM पुट करूँगा। तो देखिए, ME ऊपर था, वहाँ पे 100 MM कर दिया, और RE नीचे था तो उसके प्लेस पे 4RM पुट कर दिया। तो ये दोनों कैंसिल आउट हो गए, सेम हो गए, ये भी कैंसिल आउट हो गए, 100 हो गए, सेम हो गए। तो यहाँ पे क्या बचा, 100 ऊपर और नीचे 16, दोनों को डिवाइड किया तो 6.25 समथिंग अप्रोक्स वैल्यू आती है। तो हम क्या ले लेंगे, 6 लेंगे। तो Fe डिवाइड बाय FM इक्वल टू 6 आया। तो अब जब FM इक्वल टू उस साइड जाएगा तो 6 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो फोर्स है, यानी कि ये फोर्स जो है वो वेट के इक्वल होता है। ठीक है, हमने देखा था डेफिनेशन के अकॉर्डिंग जो फोर्स है वही वेट है। तो यहाँ पे हमें अर्थ पे किसी ऑब्जेक्ट का जो वेट है मून पे होगा उससे 6 टाइम ग्रेटर होगा, ये देखने को मिलता है। दैट मीन्स FE के प्लेस में WE पुट करता हूँ और 6 FM के प्लेस पे WM, यानी ऑब्जेक्ट का जो वेट है मून पे जो वेट है उसके कंपेयर में, अर्थ के कंपेयर में, अर्थ पे जब हम मेज़र करेंगे तो वो 6 टाइम ग्रेटर होगा मून के कंपेयर में। ठीक है, मून पे जो भी ऑब्जेक्ट का वेट होगा वो अर्थ पे 6 टाइम ग्रेटर होगा, 6 का मल्टीप्लाई करेंगे तब मिलेगा। ठीक है, ये तो था फर्स्ट मेथड। और जो सेकंड मेथड जो आपके बुक में गिवन है, तो यहाँ तक तो ये सारी चीज़ें सेम है, यहाँ से थोड़ा डिफरेंट है।
अब इस बुक में कैसा गिवन है, आपको अर्थ का मास गिवन होगा, मास ऑफ अर्थ ME, और मास ऑफ मून MM, देन रेडियस ऑफ अर्थ एंड रेडियस ऑफ मून। तो ये सारी चीज़ें आपको गिवन होंगी वैल्यू, ठीक है। यहाँ पे कंपेयर करके डायरेक्ट 100 और 4 पुट कर दिया, ये इजी वे में किया गया। और आपके बुक में जो है वो इनकी वैल्यू गिवन है, कितना है, मास ऑफ अर्थ इज़ 5.98 इंटू 10⁻²⁴। ओके, ये जो वैल्यू है वो मास ऑफ अर्थ का है। मास ऑफ मून कितना है, 7.36 इंटू 10⁻²⁵, ठीक है। रेडियस ऑफ अर्थ गिवन है 6.37 इंटू 10⁻⁶। रेडियस ऑफ मास गिवन है 1.74 इंटू 10⁻⁶, ठीक है। ये सारी चीज़ें वैल्यू गिवन है, तो इस फॉर्मूले में यहाँ पे आप इन सभी वैल्यू को पुट कर दोगे। जब वैल्यू पुट करोगे, सबको कैंसिल आउट करोगे, तो आपको यहाँ पे कितना मिलेगा, FE, डायरेक्ट ये वैल्यू मिल जाएगी जब सबको कैंसिल आउट करोगे। FE/FM = 6, और यहाँ पे FE और FM के प्लेस पे आपके बुक में WE और WM गिवन है, ठीक है। तो आप लास्ट में भी लिख सकते हो या स्टार्टिंग में भी लिख सकते हो, कोई डिपेंड नहीं करता है। तो चलिए देखते हैं अगला टॉपिक क्या है हमारा। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा थ्रस्ट एंड प्रेशर। तो देखिए, थ्रस्ट और प्रेशर जो है ये एग्ज़ाम में मोस्टली इनके डेफिनेशन ही पूछे जाते हैं, ज़्यादा कुछ डिटेल में नहीं पूछा जाता है। तो थ्रस्ट क्या होता है, द फोर्स एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट परपेंडिकुलर टू द सरफेस इज कॉल्ड थ्रस्ट। सपोज ये कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है। अब इस ऑब्जेक्ट के परपेंडिकुलर में कोई फोर्स एक्ट कर रहा है। परपेंडिकुलर दैट मीन्स इस ऑब्जेक्ट के सरफेस के साथ 90 डिग्री एंगल पे, ठीक है, 90 डिग्री एंगल पे ये कोई फोर्स एक्ट कर रहा है, ठीक है। तब ये फोर्स जो है वो क्या कहलाएगा, थ्रस्ट कहलाएगा, ठीक है। बहुत ही सिंपल था, द फोर्स एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट परपेंडिकुलर टू द सरफेस इज कॉल्ड थ्रस्ट। उसके बाद प्रेशर है। प्रेशर क्या होता है, द इफेक्ट ऑफ थ्रस्ट पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड प्रेशर। जो थ्रस्ट का इफेक्ट है पर यूनिट एरिया, यहाँ पे समझ लीजिए 1 मीटर स्क्वायर एरिया पे यहाँ पे थ्रस्ट इतना अप्लाई होता है, तो इनकी वैल्यू को जब हम पुट करेंगे, डिवाइड करेंगे, तो हमें क्या मिलेगा, प्रेशर। कितना प्रेशर अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, यानी कि इतने एरिया में हम कितना फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, वही प्रेशर हुआ ना भाई, ठीक है। अब इनका SI यूनिट क्या हो जाएगा, तो प्रेशर का फॉर्मूला क्या है, थ्रस्ट अपॉन एरिया लिखो, चाहे फोर्स अपॉन एरिया, ठीक है। फोर्स क्या है, वही है, थ्रस्ट क्या है, एक टाइप का फोर्स ही है, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, ठीक है। तो फोर्स का यूनिट न्यूटन होता है, एरिया का यूनिट मीटर स्क्वायर। तो हमें क्या मिल गया है, प्रेशर का यूनिट न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। और SI यूनिट ऑफ प्रेशर, एक दूसरा SI यूनिट है पास्कल, जिसको हम कैपिटल P और स्मॉल a से डिनोट करते हैं, ठीक है। और प्रेशर जो है वो कुछ फैक्टर पे डिपेंड करता है। तो देखिए कौन कौन से 2 फैक्टर हैं, फोर्स अप्लाइड, कितना फोर्स आप अप्लाई कर रहे हो, ठीक है। और दूसरा क्या है, एरिया, एरिया ऑफ सरफेस ओवर विच फोर्स एक्ट, कितने एरिया पे फोर्स एक्ट करवा रहे हो। तो इसके लिए एक एग्जाम्पल भी आपको गिवन है। तो एग्जाम्पल हम देखते हैं कौन कौन से गिवन है। तो देखिए, द बेस ऑफ हाई बिल्डिंग इज मेड वाइडर। कोई बिल्डिंग है, उसका जो बेस होता है बहुत ही चौड़ा बनाया जाता है। सपोज कि ऐसी कोई बिल्डिंग है, तो उसका जो बेस है, यहाँ से ये अर्थ सरफेस है, उसका जो बेस है वो बहुत ही वाइडर बनाया जाता है, सो दैट वेट ऑफ वॉल एक्ट ओवर ए लार्ज सरफेस एरिया एंड प्रेशर इज लेस, ठीक है। अब देखिए हमारे पास प्रेशर का फॉर्मूला क्या था, P = F/A, ठीक है। यहाँ पे उसका जो बिल्डिंग का बेस है थोड़ा वाइडर कर दिया, दैट मीन्स उसका जो एरिया है वो हमने इंक्रीज़ कर दिया है। एरिया इंक्रीज़ कर दिया तो प्रेशर अपने आप क्या हो जाएगा, डिक्रीज़ हो जाएगा।
प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा तो उसके ऊपर ओवरडोज कम पड़ेगा, ठीक है, फोर्स जो है वो कम अप्लाई होगा। School bags are having broad straps so that the weight of school bags fall over a larger area of the shoulder and produce less pressure and become less painful, ठीक है। अब आप सभी ने स्कूल बैग तो यूज़ किया ही होगा, ठीक है। उसका जो स्ट्रैप रहता है, ठीक है, जहाँ से उसको लटकाते हैं, सपोज़ कि मैं एक स्कूल बैग ड्रॉ कर रहा हूँ और ये उसका स्ट्रैप है। ये जो स्ट्रैप है थोड़ा बहुत सारे बैगों में वाइडर रखी जाती है, चौड़ी चौड़ी रखी जाती है। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि जितना ज़्यादा वो चौड़ा रहेगा, वाइडर रहेगा, ठीक है, वो उतना ही ज़्यादा कम पेनफुल रहेगा। क्यों? क्योंकि अभी हमने देखा प्रेशर का फॉर्मूला F/A, एरिया अगर इंक्रीज करते हो तो प्रेशर अपने आप डिक्रीज हो जाएगा, तो शोल्डर पे इसका प्रेशर कम हो जाएगा अगर इसका एरिया ज़्यादा होता है तो हमें कम, इसका जो पेन होता है वो कम फील होगा। अब नेक्स्ट टॉपिक देखिए, ए ब्लेड ऑफ नाइफ। अब यहाँ पे देखिए ब्लेड का जो नाइफ का ब्लेड होता है बहुत ही शार्प होता है, ठीक है, तो इसमें उल्टा हम करेंगे, उसका जो एज होता है, उसका किनारा ब्लेड का, ठीक है, ब्लेड का, या फिर ये नाइफ ले लिया मैंने, ठीक है, ये नाइफ ले लिया, उसका ये जो एज होता है किनारा बहुत ही पतला होता है, उसका एरिया बहुत ही लेस होता है, ठीक है। तो एरिया लेस करने की वजह से क्या होगा, प्रेशर जो है वो मुझे बहुत ज़्यादा मिल जाएगा, ठीक है, प्रेशर ज़्यादा मिल जाएगा मतलब बहुत ही ईजिली कम फोर्स यूज़ करके मैं हाई प्रेशर फाइंड कर सकता हूँ, ठीक है। द ब्लेड ऑफ नाइव्स आर मेड शार्प सो वेरी स्मॉल सरफेस एरिया एंड ऑन अप्लाइंग फोर्स इट प्रोड्यूस लार्ज प्रेशर, ठीक है, एंड कट्स द ऑब्जेक्ट ईजिली, वो आसानी से ऑब्जेक्ट को कट कर सकता है। सरफेस एरिया बहुत कम हो जाएगा तो थोड़ा सा प्रेशर अप्लाई करने पे वो बहुत ज़्यादा फोर्स अप्लाई करेगा, या फिर थोड़ा सा फोर्स अप्लाई करने पर बहुत ज़्यादा प्रेशर क्रिएट कर देगा, और इस वजह से जो ऑब्जेक्ट है उसको हम इजीली कट कर सकते हैं। ऑल लिक्विड्स एंड गैसेस आर फ्लूइड्स एंड दे एक्सर्ट प्रेशर इन ऑल डायरेक्शन। देखिए नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा वो क्या है, बोयंसी। तो देखिए बोयंसी क्या होता है, बहुत ही सिंपल टॉपिक है। द अपवर्ड फोर्स एक्सपीरियंस बाय एन ऑब्जेक्ट व्हेन इट इज इमर्स इनटू ए फ्लूइड इज कॉल्ड द फोर्स ऑफ बोयंसी। जब किसी ऑब्जेक्ट को, सपोज मैं आपको एक एग्जांपल दे के यहाँ पे बता देता हूँ, आपके पास एक बीकर है जिसमें आपने किसी लिक्विड को फिलअप किया, वाटर ही ले लीजिए, ठीक है, इसे फिलअप किया है। अब इसमें आप कोई ऑब्जेक्ट डालेंगे, ठीक है, सिंक कराएंगे, इमर्स कराएंगे, तो ये नीचे की तरफ जाएगा, फिर वाटर जो है इसको ऊपर की तरफ धक्का दे देती है, ठीक है, एक टाइप का एक फोर्स क्रिएट करती है अपवर्ड डायरेक्शन में, ठीक है, और ये जो फोर्स होता है अपवर्ड डायरेक्शन में उसी को क्या बोलते हैं, बोयंसी या फिर बोयंट फोर्स। तो देखिए डेफिनेशन के अकॉर्डिंग, द अपवर्ड फोर्स एक्सपीरियंस बाय एन ऑब्जेक्ट व्हेन इट इज इमर्स इनटू ए फ्लूइड, या फ्लूइड मतलब आप लिक्विड ही समझिए, वाटर कुछ भी, इज कॉल्ड फोर्स ऑफ बोयंसी। इट एक्ट्स इन अपवर्ड डायरेक्शन, और ये अपवर्ड डायरेक्शन होता है। इट डिपेंड ऑन द डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड, ये डिपेंड करता है फ्लूइड की डेंसिटी पे कि वो कितना फोर्स अप्लाई कर रहा है। तो देखिए यहाँ पे दो कंडीशन गिवन है, फोर्स ऑफ ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन ऑफ द अर्थ on the surface of the object less than or equal to buoyant force exerted by fluid on the surface of the object। रिजल्ट क्या होगा, ऑब्जेक्ट फ्लोट करेगा, ठीक है। ग्रेविटेशनल जो फोर्स है, अट्रैक्शन फोर्स अर्थ के सरफेस के ऊपर उस ऑब्जेक्ट का, अगर ये फोर्स लेस होगा buoyant फोर्स से तो ऑब्जेक्ट जो है वो फ्लोट करेगा। अगर ग्रेविटेशनल फोर्स अर्थ के सरफेस पे उस ऑब्जेक्ट का ग्रेटर होगा, इस ऑब्जेक्ट को मैं सरफेस पे अगर रखता हूँ, ये फोर्स अर्थ के सरफेस पे ग्रेटर होगा कंपेयर टू दिस फोर्स, ठीक है, तब वो क्या करेगा, सिंक कर जाएगा, डूब जाएगा। अगर लेस होगा इसके कंपेयर में तो ये ऊपर
फ्लोट करेगा, तैरेगा, ठीक है। दैट इज़ वाई ऑल पिन सिंक, ठीक है। इसी वजह से जो ऑलपिन होता है वो डूब जाता है, बट बोट शिप जो है वो फ्लोट करते रहते हैं सरफेस ऑफ वाटर पे, अकॉर्डिंग टू आर्किमिडीज प्रिंसिपल, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक जो है वो हम करने वाले हैं डेंसिटी। डेंसिटी बहुत ही कॉमन टॉपिक है, हम पहले भी कर चुके होंगे, ठीक है। द मास पर यूनिट वॉल्यूम इज कॉल्ड डेंसिटी। बहुत ही सिंपल डेफिनेशन है इसकी। मास और वॉल्यूम को डिवाइड कर दिया तो हमको क्या मिल गया, डेंसिटी मिल गया, ठीक है। तो इसी से हम डेफिनेशन भी लिखते हैं, द मास पर यूनिट वॉल्यूम इज कॉल्ड डेंसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट। इफ कैपिटल M इज द मास एंड कैपिटल V इज द वॉल्यूम, द डेंसिटी बिकम D इक्वल टू M/V, ठीक है। और इसका यूनिट क्या होगा, मास का होता है kg और वॉल्यूम का क्या होता है, मीटर क्यूब, ओके। अब यहाँ पे हम आर्किमिडीज प्रिंसिपल भी देख लेंगे फटाफट। इट स्टेट व्हेन ए बॉडी इज इमर्स फुल्ली और पार्शियली, जब किसी बॉडी को पूरी तरह से या फिर अधूरी तरह से फ्लूइड में डुबोया जाता है, इमर्स किया जाता है, इट एक्सपीरियंस ए अपवर्ड फोर्स। हमने अभी देखा अपवर्ड फोर्स एक्सपीरियंस करता है बियॉन्ड फोर्स दैट इज इक्वल टू द वेट ऑफ द फ्लूइड डिस्प्लेस्ड बाय इट। और वो फोर्स किसके इक्वल होता है, उस वेट के इक्वल होता है जो वो ऑब्जेक्ट वहाँ पे रहे फ्लूइड को डिस्प्लेस करता है। समझिए इसको, सपोज ये कोई बीकर है, इसमें हमने फ्लूइड यहाँ पे पूरा फ्लूइड से भरा हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है। इस ऑब्जेक्ट पे अपवर्ड डायरेक्शन में, दैट मीन्स बियॉन्ड फोर्स कितना अप्लाई होगा, कितना बियॉन्ड फोर्स अप्लाई होगा वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, इस ऑब्जेक्ट के प्लेस पे, यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे जो भी पहले इतने प्लेस पे जितना भी फ्लूइड था इसके वेट के इक्वल, ठीक है, उस फ्लूइड के वेट के इक्वल में यहाँ पे ये फोर्स अप्लाई होगा, ठीक है। यहाँ पे इतने प्लेस में जो फ्लूइड था उसने डिस्प्लेस कर दिया इस तरफ सभी डायरेक्शन में, ठीक है। जब वो ऑब्जेक्ट पहले फ्लूइड यहाँ पे फिलअप था, ऑब्जेक्ट ऊपर था, और जब मैंने इसको इमर्स कराया, ठीक है, तो पहले यहाँ पे जो भी फ्लूइड था वो यहाँ से डिस्प्लेस हो गई और इसका लेवल इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। और यहाँ पे जो भी फ्लूइड डिस्प्लेस हुए हैं उसके वेट के इक्वल में ही इसके ऊपर लगने वाला फोर्स होगा, ठीक है। उसके वेट जितना डिस्प्लेस होगा उसका वेट उतना फोर्स वो ऑब्जेक्ट के ऊपर बियॉन्ड फोर्स अप्लाई करेगा। यही आर्किमिडीज का प्रिंसिपल है, ठीक है। तो देखिए उसके एप्लीकेशन क्या क्या है। इट इज़ यूज्ड इन डिटरमाइनिंग रिलेटिव डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस के रिलेटिव डेंसिटी फाइंड करने के लिए यूज़ किया जाता है। इट इज़ यूज्ड इन डिज़ाइनिंग शिप एंड सबमरीन, इसको हम शिप और सबमरीन के डिज़ाइन के लिए यूज़ करते हैं। हाइड्रोमीटर एंड लैक्टोमीटर आर मेड ऑन दिस प्रिंसिपल। हाइड्रोमीटर और लैक्टोमीटर जो है वो इस प्रिंसिपल के बेस पे हम बनाते हैं, ठीक है। लास्ट टॉपिक जो है हमारा रिलेटिव डेंसिटी। रिलेटिव डेंसिटी बड़ा ही कॉमन टॉपिक है, बहुत सिंपल है। द रेशियो ऑफ डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस, किसी भी सब्सटेंस का डेंसिटी का रेशियो किसके साथ, दैट ऑफ द डेंसिटी ऑफ वाटर के डेंसिटी के साथ, इस कॉल्ड रिलेटिव डेंसिटी। किसी भी सब्सटेंस का आपको रिलेटिव डेंसिटी फाइंड करना है तो उस सब्सटेंस का डेंसिटी लिखिए, डिवाइड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर कर दीजिए, दोनों को डिवाइड करोगे तो रिलेटिव डेंसिटी मिल जाता है, ठीक है। और इसकी कोई भी यूनिट नहीं होता है क्योंकि यहाँ पे ऊपर नीचे की दोनों ही डेंसिटी और उसके यूनिट्स कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो कोई यूनिट यहाँ पे हमको नहीं मिलता है, ठीक है। तो देखिए अब कुछ एग्जाम्पल्स हैं जो हम कर लेंगे, इसी चैप्टर के रिलेटेड हैं। तो देखिए एग्जाम्पल 1 क्या गिवन है, रिलेटिव डेंसिटी ऑफ गोल्ड इज 19.3। यहाँ पे रिलेटिव डेंसिटी गिवन है, ठीक है। द डेंसिटी ऑफ वाटर इज 1000, दैट मीन्स 10⁻³ kg पर मीटर क्यूब। व्हाट इज द डेंसिटी ऑफ गोल्ड। गोल्ड का रिलेटिव डेंसिटी आपको गिवन है, वाटर की डेंसिटी गिवन है, तो इसकी डेंसिटी सब्सटेंस यानी गोल्ड की डेंसिटी इजीली मिल जाएगी। वैल्यू पुट करो, ठीक है।
तो देखिए यहाँ पे वैल्यू आपको गिवन है। अब ये फॉर्मूला मिल गया, डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस की जगह पे हम गोल्ड कर देंगे, ठीक है। अब ये डिवाइड में उसके साथ जाके इक्वल टू के मल्टीप्लाई में हो जाएगा, ठीक है। तो रिलेटिव डेंसिटी ऑफ गोल्ड इनटू डेंसिटी ऑफ वाटर। तो यहाँ पे दोनों की वैल्यू पुट कर दो और मल्टीप्लाई कर दो तो आपको क्या मिल गया, गोल्ड की डेंसिटी मिल गई, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल देखेंगे हम। तो देखिए नेक्स्ट एग्जांपल आपको क्या गिवन है, मास ऑफ 0.025 मीटर क्यूब ऑफ एल्यूमिनियम, मास ऑफ 0.025 मीटर क्यूब ऑफ एल्यूमिनियम इज 67 kg, ठीक है। देखिए यहाँ पे मीटर क्यूब गिवन है, तो मीटर क्यूब किसका यूनिट होता है, वॉल्यूम का। दैट मीन्स आपको वॉल्यूम गिवन है, एल्यूमिनियम का वॉल्यूम गिवन है 0.025, ठीक है, और उसका मास गिवन है 67 kg। कैलकुलेट द डेंसिटी ऑफ एल्यूमिनियम, तो एल्यूमिनियम की डेंसिटी फाइंड करनी है, तो डेंसिटी का फॉर्मूला होता है मास अपॉन वॉल्यूम। सीधा वैल्यू पुट करेंगे और आपको आंसर मिलेगा 2680 kg पर मीटर क्यूब, ठीक है। अब एग्जाम्पल नंबर 3 देखते हैं, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है ये, और इस टाइप के क्वेश्चंस न्यूमेरिकल में पूछे जाते हैं, ठीक है। तो देखिए इसमें क्या गिवन है, द मास ऑफ ब्रिक इज 2.5 kg and its dimension are 20 cm, 10 cm and 5 cm. Find the pressure exerted on the ground when it is placed on the ground with different phase, ठीक है। एक ब्रिक गिवन है जिसका मास गिवन है 2.5 kg, ठीक है, उसका मास गिवन है 2.5 kg और उसका डायमेंशन गिवन है। तो यहाँ पे मैंने एक डायग्राम ड्रॉ किया, तो देखिए डायमेंशन क्या गिवन है, इसका लेंथ हम ले लेते हैं 20 सेंटीमीटर, तो ये हो गया 20 सेंटीमीटर, ठीक है। और 10 जो है वो हम हाइट ले लेते हैं, ये 10 हो गया 10 सेंटीमीटर, और 5 जो सेंटीमीटर है उसका मैं ब्रेथ ले लेता हूँ 5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्या फाइंड करना है, प्रेशर फाइंड करना है, कितना प्रेशर एक्सर्ट करता है ग्राउंड पे, कब। कंडीशन यहाँ पे गिवन है 3 कंडीशन कि अलग अलग डिफरेंट हो फेस पे रखा जाएगा। यहाँ पे पहले वेट हम फाइंड कर लेंगे, उसका हमारे पास मास गिवन था, मास कितना गिवन था 2.5, ठीक है। मास जो है वो क्वेश्चन में 2.5 kg गिवन है और डायमेंशन गिवन है, तो हम क्या फाइंड कर लेंगे, वेट ऑफ ब्रिक। वेट ऑफ ब्रिक F से हमें वेट मिल जाएगा, F के फॉर्मूला से M इंटू जी, तो यहाँ पे हमारे पास M की वैल्यू 2.5 है और G की वैल्यू 9.8 है, तो ये मिल गया 24.5 न्यूटन, ओके 24.5 न्यूटन। अब देखिए फर्स्ट वाले सरफेस एरिया में हम क्या करेंगे, फर्स्ट वाला सरफेस एरिया हम क्या ले लेते हैं, यहाँ पे 10 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर, ठीक है। अगर इस ऑब्जेक्ट को यानी ब्रिक को मैं कुछ इस प्रकार से रखता हूँ, ठीक है, ये उसकी लेंथ हो गई 20 सेंटीमीटर थी, ये उसकी ब्रेड्थ 5 सेंटीमीटर, ये उसकी हाइट जो थी 10 सेंटीमीटर, ठीक है। तो देखिए अर्थ के कांटेक्ट में 5 और 10 वाला डायमेंशन आ रहा है, ठीक है। तब जो एरिया है वो कितना होगा, अर्थ के कांटेक्ट में जो सरफेस एरिया आ रहा है 5 इंटू 10 या फिर 10 इंटू 5 करोगे तो 50 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब इस सेंटीमीटर को हमें किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, मीटर में। तो सेंटीमीटर का स्क्वायर है तो मीटर स्क्वायर में करना पड़ेगा, ठीक है। तो 100 की बजाय मैं क्या करूँगा 10,000 से, सॉरी हाँ 100 के प्लेस पे मैं 10,000 से डिवाइड करूँगा मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करने के लिए, कितना मिलेगा 0.005 मीटर स्क्वायर। अब जो प्रेशर का फॉर्मूला है P इक्वल टू F इंटू एरिया, F डिवाइड बाई एरिया, ठीक है। तो हमने फोर्स जो है वो फाइंड किया 24.5 और एरिया इस सरफेस के लिए हमने कितना फाइंड किया 0.0050, ठीक है। डिवाइड करोगे तो आपको मिल जाएगा 4900 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ये हो गया फर्स्ट वाले सरफेस के लिए, ठीक है। तो अब नेक्स्ट सरफेस में हम क्या लेते हैं 20 और 5 को, सेकंड डायमेंशन लेते हैं 20 और 5 को। तो 20 और 5 को जब आप लोगे तो उसका एरिया कितना होगा 20 मल्टीप्लाई 5, दैट मीन्स 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब फिर से 10,000 से डिवाइड करो तो ये आ गया 0.0
1 मीटर स्क्वायर वैल्यू पुट की हमने, तो हमें प्रेशर कितना मिला 2450 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। थर्ड सरफेस एरिया हम 20 और 10 का लेंगे, एरिया कितना हो जाएगा मल्टीप्लाई करोगे 200 सेंटीमीटर स्क्वायर। मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करने के लिए हमने 10,000 से डिवाइड किया तो 0.02 मीटर स्क्वायर हो गया। वैल्यू पुट किया तो कितना मिल गया 1225 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो इतनी सारी चीज़ें हमने फाइंड की। अब एग्जाम्पल नंबर 4 की तरफ हम बढ़ते हैं। एग्जाम्पल नंबर 4 देखिए। एग्जाम्पल नंबर 4 क्या गिवन है, ए फोर्स ऑफ 20 न्यूटन एक्ट अपॉन ए बॉडी हुज वेट इज 9.8। फोर्स है बॉडी का 20 न्यूटन वाला फोर्स जो किसी बॉडी पे एक्ट करवाया जाता है और उसका वेट जो गिवन है 9.8 न्यूटन है। ठीक है, व्हाट इज द मास ऑफ द बॉडी एंड हाउ मच इट इज इट एक्सेलरेशन। उस बॉडी का हमें मास फाइंड करना है और उसका एक्सेलरेशन फाइंड करना है। आपको क्या गिवन है, फोर्स गिवन है एफ की वैल्यू, ठीक है, और क्या गिवन है, उसका वेट गिवन है 9.8। ठीक है, तो हमें क्या क्या फाइंड करना है, मास फाइंड करना है और एक्सेलरेशन फाइंड करना है। तो हमारे पास वेट का फॉर्मूला है W = mg। ठीक है, और वेट आपको गिवन है 9.8, तो वैल्यू पुट कर दिया 9.8। m की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, g की वैल्यू आप सभी को मालूम है 9.8 होता है। ठीक है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 9.8, दोनों साइड से 9.8 कैंसिल आउट हो गया, तो इस तरफ क्या बचा 1 बच गया। तो m = क्या मिल गया मुझे 1 kg, तो मास की वैल्यू मुझे 1 kg मिल गई। सेकंड क्या फाइंड करना था, एक्सेलरेशन, तो मैं फोर्स का फॉर्मूला यूज़ करूँगा F = ma। F की वैल्यू आपको गिवन है 20 न्यूटन, m की वैल्यू हमने फाइंड कर लिया 1 kg पुट किया, एक्सेलरेशन हमें फाइंड करना है। 1 उधर जाकर डिवाइड में चला जाएगा तो 20 के डिवाइड में 1 है तो 20 ही आएगा। तो एक्सेलरेशन कितना मिला 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन था। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखेंगे, एग्जाम्पल नंबर 5। तो एग्जाम्पल नंबर 5 में देखिए क्या गिवन, ए मैन वेट 1200 न्यूटन और द अर्थ। एक इंसान का जो वेट है वो अर्थ के ऊपर 1200 न्यूटन है। व्हाट इज हिज मास। अगर आपको यहाँ पे जो क्वेश्चन है उसमें g की वैल्यू जो है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर लेना है। ठीक है, इफ़ ही हैज़ टेकन टू द मून, उसका मास क्या होगा जब उसको मून में लेके जाएंगे, हिज वेट वुड बी 200 न्यूटन, और उसका मून पे जो वेट है वो 200 न्यूटन हो जाता है, अर्थ पे 1200 न्यूटन था। व्हाट इज़ हिज मास ऑन मून। अगर उसको मून पे लेके जाया जाता है तो उसका वेट 200 हो जाता है, तो उसका मास कितना होगा मून पे। ठीक है, व्हाट इज़ हिज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन मून, और मून पे उसका एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, दैट मीन्स जी फाइंड करने को बोल रहे हैं। ठीक है, तो देखिए अब मैन का वेट जो अर्थ पे है वो कितना है 1200 न्यूटन, और मून पे उसका वेट कितना है 200 न्यूटन, हमने लिख लिया। एक्सेलरेशन ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन अर्थ पे कितना हमें लेना है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, तो अर्थ पे उसके वेट का फॉर्मूला क्या होगा W = mg। तो हमें मास फाइंड करना है पहले अर्थ पे। ठीक है, तो m को सब्जेक्ट बनाओगे, W उधर है, g जो मल्टीप्लाई में इक्वल टू के उस साइड जाके डिवाइड में चला जाएगा, तो W/g। अब W की वैल्यू 1200 है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं आपको पुट करके दिखाता हूँ, 1200 डिवाइड बाय g की वैल्यू हमें कितना लेना था 10 ले लिया, 0 0 कैंसिल आउट, कितना बचा 120। तो इसका मास कितना मिला अर्थ पे 120 kg, और उसका वेट कितना गिवन था 1200 न्यूटन। ओके, सो मास ऑन मून विल बी 120 kg एज इट इज कांस्टेंट एवरीवेयर, सो मास ऑफ मैन ऑन मून इज 120 kg। ठीक है, अब W2 = mg2, दूसरा मून के लिए अब हम फाइंड करेंगे। तो देखिए यहाँ पे थोड़ा स्क्रॉल कर लेता हूँ, अब हमें क्या फाइंड करना है, एक्सेलरेशन उसका फाइंड करना है मून पे। मून पे एक्सेलरेशन हम कैसे फाइंड करेंगे, W का फॉर्मूला हमारे पास वही यूज़ करना है, W2 = यानी मून के लिए यूज़ करना है हमें, मून पे फाइंड करना है एक्सेलरेशन, तो W2 = mg2।
ठीक है, G2 हमें फाइंड करना है। तो वेट जो है और उस पर्सन का, उस मैन का वेट मून पर कितना है 200, तो यहाँ 200 पुट करेंगे। मास जो है वो सेम रहने वाला है अर्थ पे और मून पे सब जगह, तो 120 ही रहेगा अर्थ पे भी और मून पे, तो 120 पुट कर दिया। अब G2 हमें फाइंड करना है, यानी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटेशन फाइंड करना है। तो G को ऐसे लिखेंगे 120 मल्टीप्लाई में G के इक्वल टू उस साइड जाएगा तो डिवाइड में चला जाएगा, 0 0 कैंसिल आउट, ठीक है। 2 के टेबल से कट किया, 2 6 जा, 2 10 जा, तो यहाँ 10 है, 10/2। फिर से 2 के टेबल से कर दिया तो 2 5 जा और 2 3 जा, तो 5/3 आ गया। दोनों को डिवाइड किया तो 1.66 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हमें क्या मिला, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन मून। मून पे हमें एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी मिली 1.66 मीटर स्क्वायर, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। 2 एग्जाम्पल और बचे हैं, देखते हैं फटाफट क्या है इसमें। एन ऑब्जेक्ट इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड एंड रिच ए हाइट ऑफ 78.4 मीटर। एक ऑब्जेक्ट को अपवर्ड डायरेक्शन में थ्रो कराया जाता है तो उसका हाइट कितना रीच करता है, वो 78.4 मीटर। कैलकुलेट द वेलोसिटी एट विच द ऑब्जेक्ट हैज़ थ्रोन। तो हमें क्या कैलकुलेट करना है, कितने वेलोसिटी से ऑब्जेक्ट को थ्रो किया गया। तो सपोज़ कि एक ऑब्जेक्ट है, उसको अपवर्ड डायरेक्शन में थ्रो कराया गया था, ठीक है। तो यहाँ पे जो वेलोसिटी मिलेगी इनिशियल वेलोसिटी होगा, ठीक है, वही हमें फाइंड करना है कितने वेलोसिटी से थ्रो कराया गया था। अब ये ऑब्जेक्ट किसी पॉइंट पे जाके सर्टेन, यानी मैक्सिमम हाइट कितना वो कवर करता है 78.4 मीटर, तो 78.4 मीटर पे जाके वो स्टॉप हो जाएगा, फिर वहाँ से रिटर्न आता है। जब स्टॉप होगा तब वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी कितनी हो जाएगी 0, तो यहाँ पे हम 0 लेंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे हमारे पास फॉर्मूला क्या है, v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस 2gh। क्यों हमने माइनस ले लिया, क्योंकि यहाँ पे जो डायरेक्शन है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का डायरेक्शन डाउनवर्ड होता है, ठीक है, और हमारा थ्रो करने का डायरेक्शन अपवर्ड है, दोनों अपोजिट हैं। तो मैंने बोला g की वैल्यू क्या लेंगे, नेगेटिव लेंगे, ठीक है। तो नेगेटिव g लेंगे, यहाँ पे पुट करेंगे v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस 2gh। v की जो वैल्यू है वो 0, फाइनल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी हमें फाइंड करनी है, माइनस ऐसे ही 2 को ऐसे ही। g की वैल्यू हमने 9.8 पुट किया, क्योंकि क्वेश्चन में यहाँ पे गिवन है 9.8 ही पुट करना है, 10 नहीं लेना है। हाइट जो है आपको गिवन है 78.4 मीटर, ठीक है। अब ये सारी वैल्यू मल्टीप्लाई में नेगेटिव है, ठीक है ना, माइनस में इक्वल टू के उस साइड जाएंगे तो 0 से प्लस हो जाएंगे, प्लस 0 में तो वही की वही सारी चीज़ें आएंगी, ठीक है। अब यहाँ पे डेसिमल हटाने के लिए डिवाइड बाय 10 कर दिया, तो 2 टाइम्स डेसिमल है, ठीक है। अब u का स्क्वायर इक्वल टू ये आया, तो हमें u फाइंड करना है, उसका स्क्वायर नहीं फाइंड करना है। स्क्वायर को हम इक्वल टू के उस साइड लेके जाएंगे तो स्क्वायर रूट हो जाएगा, ठीक है। तो स्क्वायर रूट जब आप निकालोगे तो इसका फाइनल आंसर आएगा 39.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। अब इसके बाद लास्ट एग्जाम्पल हमारा है जो इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक, ठीक है। तो देखिए लास्ट टॉपिक क्या गिवन है, व्हाट इज़ द मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट हुज वेट इज़ 49 न्यूटन। 49 न्यूटन वाले वेट का ऑब्जेक्ट का मास कितना होगा। तो देखिए g की वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है, तो w का फॉर्मूला, हम वेट का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, w इक्वल टू mg। तो मास हमें फाइंड करना है, उसको सब्जेक्ट बनाओ, ठीक है। g कहाँ चला जाएगा, इसके डिवाइड में, w/g 49 डिवाइड बाई 9.8, तो आपको कितना मिल जाएगा मास 5 kg, m इक्वल टू 5 kg। तो इन दिस वे अपना चैप्टर जो है वो कंप्लीट हो गया। ये चैप्टर कंप्लीट करने के बाद अब इसके रिलेटेड इसके जितने भी ब्लूप्रिंट क्वेश्चंस हैं और एक्सरसाइज के जितने क्वेश्चंस और न्यूमेरिकल्स हैं वो सारे के सारे मैं सॉल्व करके इसके वीडियो अब नेक्स्ट वीडियो डालूँगा इसके बाद। तो इस वीडियो को अगर आप पसंद करते हैं तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। मैं आपके लिए और भी इसी टाइप की वीडियोस लेके आऊँगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में इसके ब्लूप्रिंट वाले क्वेश्चन में और एक्सरसाइज वाले क्वेश्चन में। तब तक के लिए टेक केयर।